जैसा कि कहते हैं कि एक लीडर बनने के लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, तो कॉलेज दुनिया के एक इनिशिएटिव में जिसमें हम थॉट्स ऑन एजुकेशन कहते हैं, आज हमारे साथ प्रिंस कॉलेज के चेयरमैन सर है डॉक्टर पीयूष सुंडा सर। हेलो सर। नमस्कार सर। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमें इस प्लेटफॉर्म को एक अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी एजुकेशन सेक्टर की तरफ क्या एक जर्नी रही है, हमारी ऑडियंस को थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैं बताना चाहूँगा मैम, जर्नी लंबी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल, देन मूविंग फॉर CBSE स्कूल, देन कॉलेज एजुकेशन, देन फॉर कॉम्पिटिशन्स, देन पोस्ट ग्रेजुएशन। लंबी जर्नी है। इट्स स्टार्टेड इन 1997 एंड राइट नाउ वी आर इन 2023। राइट नाउ it started in 1997 and right now we are in 2023. So long journey is there and it's a fantastic journey in which every year we stepped up and grown up. Definitely sir, it's a great journey that you have completed for being here in a chairman. तो सर, इसी के साथ मैं जानना चाहती हूँ कि हर एक लीडर का एक अपना अपना स्टाइल होता है और एक एक अपनी डेफिनेशन होती है फॉर द लीडरशिप। तो आपकी क्या डेफिनेशन है लीडरशिप की, और आप अपने एक लीडरशिप स्टाइल को किस तरीके से हमारे ऑडियंस के सामने रखना चाहते हैं? हर लीडर की अपनी अपनी क्वालिटी होती है और मैं मानता हूँ कि उसको अपनी क्वालिटी पे ही जीना चाहिए, न कि किसी दूसरे को देखकर। तो हमारा ये मानना है कि टीम वर्क के साथ ही लीडरशिप जुड़ी होती है। पूरी टीम को आप साथ लेकर चलते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। सो बीइंग ए लीडर, आई यूज्ड टू मूव विद द टीम, नॉट इन फ्रंट ऑफ द टीम। डेफिनेटली सर, आपका बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है कि एक टीम के साथ चल के ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो हम की बात आ जाती है, मैं की बात नहीं आती। Right. सर, आइए हम अब प्रिंस कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंस कॉलेज की USPs की बात करें या हम ये बात करें कि प्रिंस कॉलेज में ऐसा क्या है जो उसको मतलब अलग कॉलेजेस से अलग बनाता है, वो क्या क्या फीचर्स रहते हैं? देखिए, बच्चा स्कूलिंग में पढ़ता है तो 10th तक तो वो मानता है कि हाँ मैं छोटा बच्चा हूँ। 11th में जब आता है, 12th में जब आता है, तो उसके दिमाग में होता है कि आफ्टर 12th आई विल मूव टुवर्ड्स द कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। और उसके दिमाग में बड़ा सपना होता है कि मैं इस स्कूल की बंदिश से, पाबंदी से, इस दुनिया से बाहर निकलकर एक कॉलेज में अलग जीवन जीऊंगा। और नो डाउट हर स्टूडेंट की एकेडमिक कैरियर में कॉलेज एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म होता है। आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी चल रहे हैं जिनमें बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग, क्लेट, जेट, ICRC, इन सब में बच्चे मूव कर रहे हैं, NDA वगैरह। लेकिन अभी भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बड़ा बल्क एकेडमिक ग्रेजुएशन करता है, BSc, BA, BCom, आइदर ऑनर्स और इन एकेडमिक्स इन प्रोग्रामिंग। तो अभी भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो सिंपल ग्रेजुएशन करता है। और उस सिंपल ग्रेजुएशन के दौरान हम देखते हैं कि अक्सर बच्चा ये मानता है कि 3 साल तो मेरे पास है, 3 साल मैं मौज मस्ती करूंगा, उसके बाद मैं कोई कंपटीशन की तैयारी करूंगा। और ऐसी स्थिति होती है तो आपको पता है, प्रोफेशनल कोर्सेज से आने वाले बच्चे अपने प्रोफेशनल कोर्स में इतना तैयार होके आते हैं कि वो फॉर्मल ग्रेजुएशन वाले बच्चों को बहुत ज्यादा लीड कर जाते हैं। इसलिए हमने नया कॉन्सेप्ट शुरू किया कि 12वीं के बाद 3 वर्ष में केवल डिग्री ही क्यों, अब डिग्री प्लस कंपटीशन मींस क्लास 12th के बाद फर्स्ट ईयर से ही आप IAS, RAS और SSC CGL इनकी तैयारी करवाने वाला विद कॉलेज। जैसे स्कूलिंग में 11-12 फाउंडेशन, कोचिंग में 11-12 फाउंडेशन होता है, 6 to 10 प्री फाउंडेशन होता है, जहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे बच्चा सारा पढ़ाई करता है। वैसे विद कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही बच्चा राजस्थान ही नहीं, देश का एकमात्र कॉलेज प्रिंस कॉलेज है जिसमें कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही बच्चा IAS, RAS और SSC CGL की तैयारी करता है। ये हमारी सबसे बड़ी USP है। डेफिनेटली सर, ये बहुत ही ग्रेट इनिशिएट लिया है प्रिंस कॉलेज ने। तो सर, इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये ज़रूरी क्यों है कि बच्चा कॉलेज के पहली साल से ही IAS, RAS की तैयारी शुरू कर दे? देखिए, सिविल सर्विसेज है वो देश की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है। 700, 800, 1000 सीटें होती हैं, कई लाखों एक्सपीरियंस होते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने में 10, 12, 20 लाख तक कैंडिडेट्स होते हैं। 55,000 इन ईच, मेडिकल में 55,000, इंजीनियरिंग में सीटें हैं। और तैयारी करने वाले जैसे इंजीनियरिंग में 10-12 लाख होंगे, मेडिकल में 20-22 लाख होंगे। जबकि यूपीएससी, सीएससी, सिविल सर्विसेज में केवल 700 से 1000 के बीच में सीट आती है।
आप कंपटीशन का डिफरेंस देख सकते हैं। इधर कैंडिडेट स्पेसिफाइड भी हो जाता है, बायोलॉजी ले लिया, नीट में बायोलॉजी के अलावा कोई बच्चा कंपटीशन के लिए नहीं आएगा। वहां हर स्ट्रीम का बच्चा आ रहा है, वहां बीए किया हुआ आ रहा है, बीएससी किया हुआ आ रहा है, बीकॉम, एमबीबीएस, आईआईटी से बीटेक, एनआईटी से बीटेक, सिंपल बीटेक, हर तरीके का बच्चा, इवन बीए, एलएलबी सब कुछ किया हुआ बच्चा आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब नीट और आईआईटी की तैयारी के लिए बच्चा 9वीं से ही तैयारी शुरू कर देता है, 6 से तैयारी शुरू कर देता है, 11 से तैयारी शुरू कर देता है, जहां 55,000 सीट्स है, तो जहां 700 से 1000 के बीच में सीट है, उसको आप आफ्टर ग्रेजुएशन प्लान करते हो, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है और कैसे फिर आपको इमीडिएटली सक्सेस मिलेगी। सो टू कीप योर स्टेप्स फॉरवर्ड अहेड, you must be pioneer to start your preparation from graduation first year, and then you can lead the other students, you can compete the other students. डेफिनेटली सर, आपने बहुत ही सही चीज़ बोली है कि मतलब हर एक नीट की तैयारी ले ले या जेई की तैयारी ले लेते हैं, तो स्टूडेंट्स जो है वो 9th क्लास से 10th से +1 से स्टार्ट कर देते हैं। जिससे सबसे बड़ा ऑफिसर बनता है उसकी तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में बिल्कुल उसके बाद ड्रॉप करके ही यूजुअली स्टूडेंट्स लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो प्रिंस कॉलेज, इसीलिए तो 8 तक 5 अटेम्प्ट दिए हुए हैं यार, इतने अटेम्प्ट लोग लेते हैं भाई जी। अगर वही चीज है, अगर तैयारी हम लोग आजकल मेडिकल इंजीनियरिंग में आप ये मान लीजिए 50% सिलेक्शंस विद 12th होने लग गए हैं, क्योंकि बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है। इसी में करेंगे तो विद ग्रेजुएशन होंगे ना सिलेक्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर। इसी के साथ मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ कि मतलब प्रिंस कॉलेज जो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या एक्स्ट्रा जो एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, उसमें बच्चे के किस तरीके से हेल्प करें, क्योंकि वो जो डिग्री है वो तो वो कर ही रहा है, तो स्ट्रेस नहीं हो जाता है क्या बच्चों को, या मतलब आप लोग क्या ऐसी स्ट्रेटेजी? नो, वेरी सिंपल। पूरे 6 घंटे डेली क्लासेस लगती हैं और उस क्लासेज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग, लाइब्रेरी, राइटिंग स्किल्स, डिजिटल लाइब्रेरी, सबका क्लासेज पीरियड्स अलॉटेड है। उसी के अनुसार बच्चा आगे बढ़ेगा। अगर आप साइंस ले रहे हैं, पीसीएम या पीसीबी में है, तो आपको करंट अफेयर्स है, जनरल स्टडीज है, लाइब्रेरी है, जीके है, रीजनिंग है, ये सब चीजें साथ साथ में दी जाती है, कंपटीशन मैथ्स दी जाती है। तो पूरा बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड हमारा टाइम टेबल है, जिसमें अगर बच्चा थोड़ा सा भी कूल, सिंसियर है, तो उसको कभी ये फील नहीं होगा कि मैं डेली तैयारी कर रहा हूँ या मैं किसी बड़ी कंपटीशन की फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहा हूँ। वो सहज तरीके से पढ़ाई करेगा एज यूजुअल स्टूडेंट। ओके सर, मतलब बच्चों को अलग से एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लगता है कि मतलब तैयारी भी करनी ड्यूरिंग द 6 hours ऑफ कॉलेज ओनली। ग्रेट सर, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सर। तो सर इसी के साथ मैं एक चीज़ और जानना चाहती थी कि जैसे ये कंपटीशन का वर्ड है, सबको पता है कि नेक टू नेक कंपटीशन चलता है, तो बच्चों को जो स्ट्रेस हो जाता है एग्जाम को लेकर, नॉर्मल जो बीएससी वाले एग्जाम है उसको नहीं, जो आईएएस और आरएस के एग्जाम्स को लेकर, तो आप बच्चों को क्या एक वो देना चाहते हो, क्या फीडबैक देना चाहते हो, या क्या क्या वो स्ट्रेटेजीज है जो उन्हें अपनानी चाहिए उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए? हम जिस स्टेज पर तैयारी करवा रहे हैं उस स्टेज पे तो बच्चे को सिलेक्शन की कोई डर ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। सिलेक्शन की चिंता तो तब होगी जब आप ग्रेजुएशन के बाद दूसरा तीसरा अटेम्प्ट ले रहे हैं, 3-4 साल तैयारी कर रहे हैं। हमारा बच्चा वो फ्री माइंडेड है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इस पे सोचने के लिए उसके पास अवसर ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। इसलिए वो स्ट्रेस तो आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स को होता है। और उनको भी मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर सिलेक्शन करवाना है तो होगा या नहीं होगा, या नहीं होगा तो क्या होगा, ये आप तब सोचिए ना जब नहीं होगा, उससे पहले क्यों सोच रहे? बिल्कुल, पहले अपनी तैयारी में समय दीजिए, उसमें तब सोचिए जब नहीं होगा तो मेरे को क्या स्टेप लेना है। मैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स को एक ही कहता हूं कि जिनके दिमाग में ज्यादा विचार आता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या ना होगा, तो ये आप अपने मन को जवाब दीजिए कि ये मैं तब सोचूंगा जब मेरा नहीं होगा। बिल्कुल सर, सही चीज बोली है। एक हम बोलते भी है कि बी पॉजिटिव, तो वही एटीट्यूड लेके स्टूडेंट्स को आगे जाना चाहिए कि अभी तैयारी में अच्छी तैयारी करो, रिजल्ट तो जब आएगा तब देखा जाए। बहुत ही अच्छा है सर। एक चीज सर मैंने और पूछनी थी कि आपके टाइम के एजुकेशन सिस्टम में और आज के टाइम के एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या लगता है कि क्या मेजर डिफरेंसेस आ रहे हैं? बहुत ज्यादा आमूल चूल फर्स्ट से अर्थ तक के परिवर्तन है, जिसमें आप देख सकते हैं किसी टाइम बच्चा बुकिश होता था, फिक्स चीजें पढ़ता था और 1D या 2D में पढ़ता था। आजकल बच्चा 3D में पढ़ रहा है, बुकिश की बजाय प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ रहा है,
इमेजिनेशन यूज कर रहा है, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती जा रही है, लर्न बाय फन की मेथड से बच्चा पढ़ रहा है। तो अभी इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं और इसके कारण मैं मान रहा हूँ कि बच्चों का जो लेवल है वो भी पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा आ चुका है, जनरेशन में बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। और मैं कहूँगा कि ऐसा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत, खुश होने की ज़रूरत नई जनरेशन को भी नहीं है, क्योंकि उनके बाद में जो जनरेशन आ रही है वो उससे भी ज़्यादा कई गुना एडवांस आएगी, क्योंकि लर्निंग की मॉडलिटीज़, फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो नो डाउट अभी बच्चे प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, 3D में समझ रहे हैं, उनका IQ का लेवल और अच्छा होता जा रहा है। तो उसमें खूब फर्क है और पुराने समय से इसको कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सर, ठीक है सर। सर लास्ट में मैं आपसे एक मतलब फीडबैक या सजेशन लेना चाहूँगी जो आप हमारी यंग जनरेशन को या जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि मैं एजुकेशन में हूँ तो नो डाउट एजुकेशन की बात करूँगा। और मैंने काफ़ी दफ़ा कुछ चीज़ें सर्च की है गूगल पे, यूट्यूब पे, और बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में भी सर्च किया है, इकोनॉमी के बारे में भी सर्च किया है, एजुकेशन के बारे में भी किया। इन सब चीज़ों में एक कंक्लूजन निकल के आया कि जिस परिवार में, परिवार बोल सकते हो, गांव बोल सकते हो, जिला बोल सकते हो, राज्य बोल सकते हो, देश बोल सकते हो, जाति धर्म भी बोल सकते हो, जहां पे एजुकेशन पहला टारगेट बना, पहला लक्ष्य बना, वो लोग लगभग 10-15 साल में ही उनके परिवार का लेवल, सोसाइटी का लेवल खूब ऊपर तक गया। और जिन लोगों ने और चीजों को पकड़ा, किसी भी तरह की चीजें, उनमें बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। व्यापारी का बेटा व्यापार कर रहा तो अक्सर इतना फर्क देखने को नहीं मिला जितना एजुकेशन के माध्यम से मिल रहा, क्योंकि एजुकेशन में तो शून्य से फर्स्ट से अर्थ तक आदमी जाता है। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि मानव जीवन है वो आदमी को बड़ी मुश्किल से मिलता है। मुश्किल से क्या, इट्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ठीक है। और उसके बाद भी ये मिल ही गया तो आप कहाँ पैदा होते हैं ये आपका भाग्य निर्भर करता है। लेकिन भारत एक 140 करोड़ आबादी का देश है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली भारत में पैदा होते हैं तो संभावना है कि रिच की प्रोबेबिलिटी कम है, मध्यम और गरीब की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आप किसी भी वर्ग में पैदा हो, अगर एजुकेशन को आपने हथियार माना, 5, 10, 15 साल इसके ऊपर बहुत अच्छी मेहनत की, इसके अनुसार अपने आप को डेडिकेटेड किया, तो आप दुनिया की खूबसूरती देख सकते हैं। अन्यथा ये खूबसूरती देखना मुश्किल है, क्योंकि आपके पास एक वो रास्ता है जहां बेरोजगारी, अपराध वो लाइन है, और एक तरफ कुर्सी की लाइन है जिसमें आपके पास अधिकार, पावर होते हैं। तो कुर्सी की लाइन आपको सिर्फ एजुकेशन से मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप बेरोजगारी, अपराध की लाइन की बजाय कुर्सी की लाइन की तरफ ही बढ़े, और उसका माध्यम केवल एजुकेशन है। बहुत ही मतलब बात, बहुत ही सही बात आपने कही है। सर आखिर में मैं आपसे कुछ चंद शब्द हमारे, मतलब मैं कह सकती हूँ कि हमारी कंपनी, हमारी वेबसाइट के लिए, कॉलेज दुनिया के लिए मैं कुछ आपसे फीडबैक लेना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगता है कॉलेज दुनिया के साथ टाइप करके, काम करके। collegedunia.com वेब है, उससे मेरा संपर्क शायद 3 साल पहले हुआ था, और पहले भी हमने इस वेबसाइट के माध्यम से प्रमोशन की है। और प्रमोशन नो डाउट जरूरी है कि जब तक कोई जानेगा ही नहीं कि कॉलेज फर्स्ट ईयर से यूपीएससी की तैयारी होती है, तो आएगा कहाँ से? बिल्कुल जानेगा तभी तो आएगा। सर बहुत ही रेयर सी चीज है जी, तो डेफिनेटली आपकी वेब है वो एक क्लास स्पेसिफिक, क्लास इन द सेंस कक्षा है ना, एक एज ग्रुप एजुकेशन स्पेसिफिक बहुत अच्छा काम कर रही है, और उसके माध्यम से बहुत लोगों को जागरूकता भी मिल रही है। आपका आइडिया यूनिक है, मैं आपको अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर।